आप देख रहे हैं इंडिया टीवी और हमारे साथ हैं जगत गुरु प्रमोद कृष्णम जी। धर्म के नजरिए से ये जगत गुरु हैं, लेकिन पॉलिटिकल सर्कल में ये राहुल और प्रियंका गांधी के एक्स पॉलिटिकल गुरु के तौर पर जाने जाते हैं। कांग्रेस पर एक बार फिर आरोप लग रहे हैं नेगेटिव पॉलिटिक्स के, राष्ट्रहित से पहले राजनीति करने के। कांग्रेस की इस बार की हरकत ने उसके समर्थक जो हैं उनको भी डिसअपॉइंट कर दिया, नाराज कर दिया कि भाई कम से कम देश की इज्जत का तो ख्याल कर लेते। आखिर कांग्रेस बार बार सेल्फ गोल क्यों करती है? कांग्रेस के भीतर से भी बगावत क्यों होती है? पॉलिसीज पर कांग्रेस के बड़े बड़े लीडर्स की एक राय क्यों नहीं होती है? राहुल गांधी के विरोध के स्वर क्यों लापते हैं वो? प्रॉब्लम कहां है? कांग्रेस में है, संगठन में है, लीडर में है? राहुल हार हार कर भी सीख क्यों नहीं रहे? कांग्रेस को और कितना नीचे दे जाएंगे? और मोहब्बत की दुकान चलाने का दावा करते हैं, लेकिन नफरत का सामान कुछ ऐसा आया कि अब अपने भी साथ छोड़ छोड़ कर जा रहे हैं, यानी कांग्रेस पार्टी को छोड़ रहे हैं। आज कांग्रेस की इकोसिस्टम राहुल गांधी और गांधी परिवार को समझेंगे। परिवार के इनसाइडर रहे जगत गुरु प्रमोद कृष्णम जी से जोरदार तालियों के साथ एक बार फिर से स्वागत करें आप उनका। प्रमोद कृष्णम जी, यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने शर्टलेस, कपड़ा उतार विरोध प्रदर्शन किया और यह विरोध प्रदर्शन देश की छवि को धूमिल करने वाला था। अब इस विरोध प्रदर्शन की पूरी जो संयोजना है उसके पीछे कांग्रेस के 50 साल पार के युवा नेता तो नहीं थे? और देखिए पिनाज, मोदी के विरोध में राहुल गांधी और उनकी पार्टी और उनके नेता अंधे हो गए, ये सबको पता है। लेकिन ये जो एआई समिट हुआ, इसमें पहली बार पूरी दुनिया को ये पता चला कि ये मोदी विरोध में अंधे नहीं हुए, ये मोदी के विरोध में नंगे हो गए। और ये इन्होंने जो ये शर्ट उतार के ये जो विरोध प्रदर्शन किया है, ये पूरे देश के सामने भी नंगे हुए हैं, लेकिन ये पूरे देश को दुनिया के सामने नंगा करना चाहते थे। चाहे पूरी विपक्ष की जितनी पार्टियां हैं, मुझे नहीं लगता, मुझे कोई बता रहा था कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने भी इनका समर्थन नहीं किया। और सवाल अखिलेश यादव का नहीं है, सवाल किसी राजनीतिक दल के नेता और राजनीतिक दल का नहीं है, सवाल इस राष्ट्र का है। बहुत से ऐसे उदाहरण हैं। अटल बिहारी वाजपेयी जी इंदिरा गांधी जी के घोर विरोधी थे, हर बात पे उनका विरोध करते थे, संसद में पुरजोर विरोध करते थे, सड़क पे विरोध करते थे। ये जितने स्टूडेंट्स हैं ये उस हिस्ट्री को पढ़ें, अतीत के उस पूरे राजनीतिक कालखंड को पढ़ें। जब पाकिस्तान के 2 टुकड़े हुए और बांग्लादेश बनाया, तो इंदिरा गांधी के घोर विरोधी अटल बिहारी वाजपेयी जी ने पूरे देश के सामने उन्हें दुर्गा कहा। ये भारत के लोकतंत्र की खूबसूरती है, ये भारत के लोकतंत्र का सौंदर्य रहा है। दूसरा उदाहरण, हम आपस में लड़ते हैं, खूब विरोध करते हैं, खूब जिंदाबाद मुर्दाबाद करते हैं, पर्चे फेंकते हैं, ये सब होता था। मगर एक दौर आया जब भारत के प्राइम मिनिस्टर थे नरसिम्हा राव, और भारत का पक्ष रखने को विदेश में जाना था, तो सलमान खुर्शीद जी थे विदेश मंत्री। सलमान खुर्शीद जी के साथ भारत की सरकार ने बाहर भेजने का फैसला किया अटल बिहारी वाजपेयी जी को। अब दूसरा पक्ष देखिएगा कि जब अटल बिहारी वाजपेयी जी देश के प्रधानमंत्री बने, तो कांग्रेस के जितने भी नेता थे वो भारतीय जनता पार्टी के विरोधी थे। लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी जी का व्यक्तिगत कांग्रेस के नेता हमेशा सम्मान करते थे। इवन सोनिया गांधी भी अटल जी का सम्मान करती थी।
मगर अफसोस ये है कि राहुल गांधी को कोई ऐसी बीमारी है, और मैं इसको ऐसा भी कह सकता हूं कि अब राहुल गांधी को बीमारी है ये कहना अब थोड़ा सा ठीक नहीं है। राहुल गांधी ही इस देश की सबसे बड़ी बीमारी है। अब तक आप इसको हल्के मत लेना, इसको बड़ा गंभीरता से लेना, और पूरा देश इसको सुनेगा कि 150 साल पुरानी पार्टी, वो कांग्रेस जिसने देश की आजादी की लड़ाई में बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, वो कांग्रेस जिसके बहुत बहुत बड़े नेताओं का बलिदान इस देश के लिए हुआ। आसाम के अंदर हितेश्वर सैकिया का पूरा खानदान मार दिया गया, पंजाब में बेअंत सिंह की कार के परखच्चे उड़ा दिए गए, कितने लोग शहीद हुए, खुद इंदिरा गांधी की शहादत हुई, ललित माकन की शहादत हुई, बहुत कांग्रेस के नेताओं ने बलिदान दिया, और 150 साल पुरानी पार्टी को राहुल गांधी जी ने सिर्फ 15 साल में खत्म कर दिया। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि बीमारी कहीं और नहीं है। सबसे बड़ी बीमारी, और मैं तो कहूंगा राहुल गांधी कांग्रेस की लाइलाज बीमारी बन गए। तो अब ये भी बता दीजिए, जब आप इतना सब कुछ तफसील से बता रहे हैं कि कांग्रेस अपनी इस लाइलाज बीमारी का इलाज क्यों नहीं कर रही है, कितनी खत्म हो गई है और कितनी खत्म होना चाहती है, बिल्कुल गर्त में जाना चाहती है क्या? वो कहां जाना चाहती है ये तो कांग्रेस पार्टी के नेताओं का फिक्र का विषय है, लेकिन जो हो रहा है, जो दिख रहा है, अब तक राहुल गांधी कांग्रेस की समस्या थे। अच्छा, लेकिन अब तो वो राष्ट्रीय समस्या बन गए, और राष्ट्रीय समस्या इसलिए बन गए हैं कि जिस तरह का नंगा नाच ये हुआ है, ये नहीं होना चाहिए था। और उसके बाद एक तो चोरी, ऊपर से सीना चोरी। तमाम कांग्रेस के जितने नेता और प्रवक्ता हैं, कांग्रेस में 2 तरह के नेता हैं, एक वो हैं जो सड़क पे चल के राजनीतिक विचारधारा के प्रति समर्पित होकर के और संघर्ष करके नेता बने। ये दूसरे तरह के नेता हैं, और ये बात मेरे अलावा कोई और नहीं कहेगा, दूसरे तरह के नेता हैं जो राहुल जी के नौकर से नेता बने। तो वो कांग्रेस जो नेताओं की पार्टी थी, आज वो राहुल जी के नौकरों की पार्टी थी। इसीलिए पिनाज, राहुल गांधी जी के फैसलों से कोई सहमत हो या असहमत हो, उनके खिलाफ बोलने की हिम्मत नहीं करता, और जो राहुल जी कहते हैं उनकी हाँ में हाँ मिलाना उनकी मजबूरी है। राहुल गांधी जी पूरे देश में कहते हैं, पूरी दुनिया में कहते हैं कि भारत में डेमोक्रेसी मर गई है, खत्म हो गई है, लोकतंत्र की हत्या हो रही है, लोकतंत्र खत्म हो गया है। सच बात यह है कि लोकतंत्र यदि खत्म हुआ है तो देश में नहीं खत्म हुआ है, कांग्रेस के भीतर। तो एक बात बताइए जरा, राहुल गांधी दावा करते हैं कि बहुत पढ़ाई लिखाई करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं और बड़ी बड़ी कच्चे चिट्ठे भी लेकर आते हैं, तो फडणवीस साहब कह रहे हैं कि राहुल गांधी को एआई की सबसे ज्यादा जरूरत है, जिसका वो सबसे ज्यादा विरोध कर रहे हैं। ऐसा क्यों? मुझे लगता है राहुल गांधी जी को अभी किसकी जरूरत है ये शायद फडणवीस भी नहीं समझ पा रहे हैं। राहुल गांधी जी को वास्तव में अभी किसकी जरूरत है ये सोनिया जी को भी नहीं पता है। अच्छा। और राहुल गांधी जी को इस समय क्या चाहिए ये प्रियंका जी को भी नहीं पता है। और मजेदार बात तो यह है कि राहुल गांधी चाहते क्या हैं ये राहुल गांधी को भी नहीं पता। नहीं, जो हमें समझ में आता है, जाहिर सी बात है उनका एक ग्रेट ड्रीम है टू बी द प्राइम मिनिस्टर। तो वो ड्रीम थोड़ा खिंचता चला जा रहा है, दूर होता चला जा रहा है, तो परेशान होना लाजमी है ना सर?
नहीं, प्रधानमंत्री बनने का सपना देखना बुरा नहीं है, लेकिन दंड बैठक लगा के, डोले वोले चढ़ा के और अरमानी की शर्ट पहन के, पैंट पहन के, और वो ये सोचते हैं कि इस देश का नेतृत्व कर लेंगे। भारत माता की जय बोलने में उन्हें प्रॉब्लम है, वंदे मातरम कहने में उन्हें प्रॉब्लम है, राम राम कहने में उन्हें प्रॉब्लम है। कभी आपने राहुल गांधी जी के पिछले 15 सालों की स्पीच में एक बार सुना है कि उन्होंने राम का नाम लिया हो? कभी आपने सुना है कि उन्होंने वंदे मातरम बोला हो? कभी आपने सुना है उन्होंने भारत माता की जय बोली हो? सवाल कांग्रेस भाजपा का नहीं है, सवाल है कि पर्टिकुलरली राहुल गांधी जी को जो उन्होंने किया है वो देश के सामने है, जो वो कर रहे हैं वो देश के सामने है। अब ये जो एआई समिट में जो हुआ है ये भी देश के सामने, दुनिया के सामने। इसके पीछे उनका उद्देश्य क्या था, इसके पीछे उनका मोटिव क्या था? और इसके बाद उन्होंने खेद व्यक्त नहीं किया, इसके बाद उन्होंने क्षमा याचना नहीं की। सारे के सारे नेता कह रहे हैं कि नहीं साहब, हमारे इन लोगों ने तो वो काम किया है जो शहीद आजम भगत सिंह ने किया था। अरे इन सब के खिलाफ राष्ट्रद्रोह का मुकदमा दर्ज हुआ है। और ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं पीनाज, और ये बात मैं डंके की चोट पे कह रहा हूं, नेशनल चैनल पे कह रहा हूं कि एक व्यक्ति से बड़ा परिवार होता है, परिवार व्यक्ति से बड़ा होता है, और पार्टी परिवार से बड़ी होती है। और ये सारे देश के तमाम युवाओं को जानना चाहिए, और उन लोगों को खास तौर से जानना चाहिए जो पॉलिटिक्स करना चाहते हैं, जो पॉलिटिक्स में हैं, कि परिवार व्यक्ति से बड़ा होता है, पार्टी परिवार से बड़ी होती है, लेकिन समाज पार्टी से बड़ा होता है, और देश समाज से बड़ा। तो आपने एक पार्टी का विरोध नहीं किया, आपने एक पॉलिटिकल पार्टी का विरोध नहीं किया, आपने एक पॉलिटिकल पर्सनालिटी का विरोध नहीं किया, आपने एक प्राइम मिनिस्टर का विरोध नहीं किया, आपने भारत का और भारत माता का विरोध किया। अच्छा, ये बड़ा सवाल है। आप तो पॉलिटिकल गुरु रहे हैं राहुल गांधी के, सलाह मशवरा बातचीत नहीं करते क्या वो? क्योंकि शशि थरूर इंटेलेक्चुअल लीडर हैं, पढ़े लिखे हैं, दुनिया उनकी नॉलेज की दाद देती है, विरोधी भी उनका सम्मान करते हैं। वो एआई समिट के फायदे गिना रहे हैं, बता रहे हैं देश के लिए कितनी जरूरी है। अरे राहुल गांधी उन्हीं से पूछ लेते, समझ लेते थोड़ा सा। पहले तो मैं पीनाज आपको थोड़ा करेक्ट कर दूं, मैं उनका कोई पॉलिटिकल गुरु नहीं रहा, क्योंकि किसी का गुरु होना या किसी का शिष्य होना भारत की संस्कृति का हिस्सा है, और राहुल जी भारत की संस्कृति को नहीं समझते। मेरी बात छोड़ दीजिएगा, इस देश में कोई भी ऐसा व्यक्ति जो कोई कितना भी बड़ा नेता रहा हो, या कितना भी बड़ा संत महात्मा महापुरुष रहा हो, या कितना भी बड़ा दार्शनिक रहा हो, कितना भी बड़ा ऑथर रहा हो, मुझे नहीं लगता कि वो राहुल गांधी जी का गुरु हो सकता है। अच्छा, मतलब खुद के गुरु खुद के ही हैं, मतलब खुद ही अहम ब्रह्मास्मि वाला सोच है उनका? नहीं। हाँ, मूर्ख को ना ज्ञान बताइए, दूर भाग के जान बचेगी। कृष्ण जी, गलत बात कहावत। आप उनको ऐसा नहीं कह सकते, हमारे लीडर ऑफ ऑपोजिशन है भाई, हल्के में नहीं ले सकते आप उनको। लीडर ऑफ द अपोजिशन, बहुत अच्छी बात है, भगवान करे हमेशा बने रहें। लेकिन एक बात याद रखना, 150 साल की बहुत विशाल पार्टी को, विराट पार्टी को, बड़ी ताकतवर पार्टी को, आप जरा 15 साल 20 साल पुराने इतिहास में जाइए, गांव-गांव में कांग्रेस थी, हर एक राज्य में कांग्रेस थी, हर जिले में कांग्रेस थी, हर गली मोहल्ले में कांग्रेस थी। और पिनाज, एक जमाना था जब यूथ कांग्रेस में सम्मिलित होने के लिए जो नई जनरेशन थी वो अपना सौभाग्य समझती थी। छात्रों का सबसे बड़ा संगठन कौन सा था? एनएसयूआई। यूथ नौजवानों का सबसे बड़ा संगठन कौन सा था? यूथ कांग्रेस। और सेवा के उसमें कांग्रेस सेवा दल, महिला कांग्रेस, किसान कांग्रेस, ग्राम कांग्रेस, बुद्धिजीवी कांग्रेस, विचार प्रकोष्ठ कांग्रेस,
माइनॉरिटी सेल कांग्रेस, बैकवर्ड सेल, कितने बड़े बड़े संगठन और उसके अनुसांगिक संगठन कांग्रेस में थे। इस कांग्रेस को खत्म करने में राहुल जी को 15 वर्ष लगे। ये जो पूरे विपक्ष के जितने नेता हैं, राहुल गांधी का एक्चुअली क्या है, राहु बहुत पावरफुल है। राहु, तो राहुल जी का जो राहु है वो इनके मूड पे बैठ गया है। अच्छा। ये जितने विपक्ष के नेता हैं, इन्हें ये समझ में नहीं आएगा। इन्हें ये समझना चाहिए कि जिस आदमी ने इतनी बड़ी पार्टी को 15 साल में खत्म कर दिया, तो तुम तो एक एक राज्य की पार्टी हो, तुम तो बहुत जल्दी गर्त में समा जाओगी। दिल्ली का हाल नहीं देख रहे आप? अरविंद जी ने भी मान लिया था ना कि राहुल गांधी हमारे नेता हैं। हाँ, इंडिया ब्लॉक के लीडर हैं। हाँ, इंडिया अब अलग हो गए। तो मैं ऐसा मानता हूं कि राहुल गांधी जी का जो राहु है वो बहुत पावरफुल है। तो राहुल गांधी जी जिसके साथ रहेंगे उसका सत्यानाश होना सुनिश्चित है। बड़ी बात कह रहे हैं आप, ये बड़ा स्टेटमेंट है। हालांकि आजकल तो इंडिया ब्लॉक के लीडर्स भी, क्या उनकी पार्टी के लीडर्स जो हैं वही उनको लीडर मानने को राजी नहीं हो रहे हैं। मणिशंकर ये कहते हैं कि मैं राहुलवादी नहीं हूं। इंडिया ब्लॉक का लीडर उन्हें मानने को राजी नहीं है। कार्ति चिदम्बरम कह रहे हैं रोटेट होना चाहिए। मतलब पार्टी के भीतर ही आपकी इज्जत नहीं है, तो बाहर वाले तो क्या करेंगे सर? नहीं, उन्हें इज्जत की जरूरत नहीं है। अरे क्या बात कहते हैं आप? उन्हें इज्जत की जरूरत नहीं है। इज्जत नहीं करेंगे तो फिर नेता कैसे बनाएंगे? बड़ा लीडर कैसे बनाएंगे? अपना नेता कैसे मानेंगे हम? नंगों को नंगा होने में कोई शर्म थोड़ी है। ये जो हुआ है, हाँ, मैं इसी पे फिर लाना चाहता हूं। हाँ, हाँ। मुझसे किसी ने पूछा कि भाई उन्होंने तो अपने कपड़े उतार के वो नंगे हो गए। तो मैंने कहा यार, नंगों को नंगा होते हुए पहली बार देख रहे हैं। इन्हें नंगे होने की जरूरत ही नहीं थी। ये तो राहुल गांधी जी ने पहले ही नंगे कर दिए हैं। तो अब देश की सरकार को सोचना है और इसको हल्के में नहीं लेना चाहिए। इसके खिलाफ गंभीर एक्शन होना चाहिए। बिल्कुल। दिल्ली की धरती पर कुछ दिन पहले भारत के टुकड़े करने के नारे लगे। उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ। उनमें से कुछ लोग जेल गए। जो भारत के टुकड़े करने के नारे लगाए, क्या उसको भारत में आजाद घूमने का अधिकार मिल सकता है? नहीं मिल सकता। इसी तरह जो भारत की अस्मिता और अस्तित्व को नंगा करना चाहता है इंटरनेशनल फोरम पे, पूरी दुनिया के सामने, जो भारत को नंगा करना चाहता है, उसके लिए खुद नंगा हो रहा है, तो उनको बाहर घूमने की इजाजत नहीं देनी चाहिए। लेकिन हो सकता है बेचारे राहुल जी को पता ही ना हो ये हो रहा है। यूथ कांग्रेस के नेता अपने आप जरा जोश में आ गए, उन्होंने कर दिया। युवा है भाई, अपने युवा नेता से परमिशन लेना भूल गए। अगर ये काम अपने आप होता तो पूरी योजना के तहत नहीं होता। इसके पीछे वो साजिश है, इसके पीछे वो सोच है, और ये सोच राहुल गांधी की है। बेसिकली मुझे लगता है कि राहुल गांधी जी नरेंद्र मोदी से नफरत करते करते अब इस देश से नफरत करना शुरू कर दी है। देश से? क्योंकि उन्हें लगता है कि नरेंद्र मोदी को 14 में, 19 में, 24 में इस देश की जनता ने नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाया। तो दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है और दुश्मन का दोस्त दुश्मन होता है। तो जब उनको लगता है कि नरेंद्र मोदी की शक्ति क्या है, बेसिकली वो नरेंद्र मोदी को हटाना चाहते हैं, नरेंद्र मोदी को बदनाम करना चाहते हैं, नरेंद्र मोदी को बर्बाद करना चाहते हैं। और मैं आज आपसे बहुत बड़ी बात आपके शो में कह के जा रहा हूं कि अगर भारतीय जनता पार्टी आज ये फैसला कर ले कि हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हटा रहे हैं, तो राहुल गांधी भाजपा की जय जयकार करना शुरू कर देंगे। ऐसा क्यों? क्योंकि वो मोदी से नफरत करते। मतलब मोदी जी ने उनका क्या बिगाड़ लिया भाई? तो जीते हैं, आप चुनाव में गए, हार जीत तो लगी रहती है। आप कहते हैं मोदी जी ने उनका क्या बिगाड़ लिया? नहीं भाई, हार जीत तो लगी रहती है ना, कोई भी हार सकता है।
जब वो पॉलिटिक्स में आए थे 2004 यानी 21-22 साल पहले, तो उनकी उम्र 30-35 साल रही होगी, 32-33 साल, 30-32 साल रही होगी। तो उन्हें तो 35 साल के बाद प्रधानमंत्री बनना था। तो जिस व्यक्ति का प्रधानमंत्री बनने का सपना मोदी जी ने चूर चूर कर दिया हो, आप कह रही हैं ना मोदी जी ने उनका क्या बिगाड़ा? इससे ज्यादा और क्या बिगाड़ सकते हैं? आज आप कह रही हैं नरेंद्र मोदी ने उनका क्या बिगाड़ा है? भाई इस तरह से आप नफरत नहीं कर सकते अपने पॉलिटिकल राइवल से। आप ही ने तो हमें इतने सारे किस्से सुनाए कि भाई जहां पॉलिटिकल राइवलरी थी वहां इज्जत था, सम्मान था, रिस्पेक्ट थी। कम से कम आप देश को बीच में नहीं लाते थे, देश की सेना पे डाउट नहीं करते थे, देश को इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे इंडियन इकोनॉमी इज डेड, इस तरह की स्टेटमेंट नहीं देते थे। आप तो ऐसे सवाल कर रही हैं जैसे राहुल गांधी जी ने पहली बार ऐसी हरकत की हो। नहीं तो वही पूछ रही हूं ना कि भाई उनको गाइडेंस कौन दे रहा है ऐसी हरकत करने के लिए? अगर वो ऐसी हरकतें करते रहेंगे तो आवाम को भरोसा होगा कि ये मेरे देश की इज्जत करेगा। देखिए, आवाम को भरोसा हो या ना हो, लेकिन राहुल गांधी जी और उनके चमचों को भरोसा होगा। और ये गंभीर विषय है कि भारत का नेता प्रतिपक्ष भारत के प्रधानमंत्री का रोज अपमान करता है, भारत की संसद का अपमान करता है, भारत के संविधान का अपमान करता है। नहीं, संविधान की कॉपी तो लेके घूमते हैं वो। अच्छा, उसी को बचाने की कसमें खा रहे हैं, उन्होंने इतना सब कुछ कर दिया उसके लिए। अच्छा, मुझे आप उनके एफर्ट्स नहीं देख रहे हैं। मुझे आप बताओ, नरेंद्र मोदी जी ने देश की एकता के लिए धारा 370 को हटाने का फैसला किया। क्या इसका विरोध करना चाहिए था? इसका समर्थन करना चाहिए था। और मैं दावे के साथ कहता हूं कि अगर राहुल गांधी के पिता जिंदा होते, राहुल गांधी जी की दादी स्वर्गीय इंदिरा गांधी जिंदा होती और कोई नरेंद्र मोदी उस समय होते और वो देश के प्रधानमंत्री होते और 370 हटाने का फैसला होता, तो उसका समर्थन करते। दूसरी बात मुझे आप बताइए, भारत की नई संसद का निर्माण हुआ, भारत की नई संसद ने राहुल गांधी का क्या बिगाड़ा था? ये जो संसद बनी है, नई संसद बनी है, ये भाजपा की है क्या? ये संसद भाजपा की है या भारत की है? अगर ये संसद भाजपा की है तब इसका विरोध करना चाहिए, लेकिन ये संसद भारत की है, इसे नमन करना चाहिए। लेकिन किया उल्टा। मुझे बताइए, नरेंद्र मोदी 370 हटाते हैं तब विरोध, नरेंद्र मोदी नई संसद बनाते हैं तब विरोध, नरेंद्र मोदी उसमें दक्षिण भारत से ला करके सिंगोल स्थापित करते हैं, धर्म दंड स्थापित करते हैं तब विरोध, नरेंद्र मोदी राम मंदिर का शिलान्यास करते हैं तब विरोध, नरेंद्र मोदी राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में जाते हैं तब विरोध। अगर नरेंद्र मोदी आज ये कह दें कि सूरज पूरब से निकलता है, तब भी वो विरोध करेंगे। और मेरी बात सुनिए, और ये बात मैं छुप के नहीं कह रहा हूं। और अगर आज ही नरेंद्र मोदी ये कह दें कि राहुल गांधी बहुत अच्छे नेता हैं, तो बोलेंगे नहीं, नरेंद्र मोदी झूठ बोल रहा है। वो कहेंगे नरेंद्र मोदी झूठ बोलते हैं, तो ये राहुल गांधी मैं अच्छा नहीं हूं। वो कहेंगे मैं अच्छा नहीं हूं, और पूरी पार्टी को कहेंगे कि इसका विरोध किया जाए। वो कहेंगे कैसे, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि मैं अच्छा हूं? तो इस पे हम क्या कहें? तो भाई राहुल गांधी के सलाहकार ये कौन है जो उनको इस तरह की सलाह दे रहे हैं कि भाई मोहब्बत की दुकान बेचारे लगा के बैठे थे, आजकल उसमें से मोहब्बत और झप्पियां तो कम ही आती हैं। पहले तो मोदी जी की झप्पी भी ले ली थी उन्होंने, इतनी मोहब्बत थी, और आजकल तो उसमें सिर्फ नफरत 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 ही निकल रही है। और नफरत इस कदर निकल रही है कि देश के खिलाफ भी बोल जाते हैं। पिनाज, पहली बात तो मोहब्बत की दुकान ही नहीं होती, और जहां दुकान होती है वो मोहब्बत नहीं होती। ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट ही गलत है। ये किसने उन्हें बताया? वो जो महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर ने कहा है, देवेंद्र फडणवीस जी ने कहा है कि इन्हें जरूरत है, तो सच बात है, क्योंकि वो उनका जो कंप्यूटर है उसमें मुझे नहीं पता सॉफ्टवेयर कौन सा पड़ा हुआ है, और उसमें हो सकता है कोई एरर है,
तो उन्हें वाकई जरूरत है, लेकिन वो कहीं अगर ठीक से कोई सलाह उनको देता भी होगा तो मुझे लगता है कोई नेटवर्क इशू आता होगा या कोई एरर आता होगा, कोई ना कोई प्रॉब्लम है। अब ये प्रॉब्लम क्या है ये तो आपको ज्यादा जानकारी हो सकती है, या आप इस पर कोई एक रिसर्च टीम बैठाएं कि आफ्टर ऑल व्हाट इज द प्रॉब्लम बिहाइंड। इसीलिए हमने बुलाया, आपने बहुत करीब से काम किया तो इसीलिए हम समझना चाह रहे हैं। तो कुल मिला के अब राहुल गांधी आप कह रहे हैं कि कुछ प्रॉब्लम है सॉफ्टवेयर में, आपको नजर आती है। आप फडणवीस जी के बयान से सहमत भी हैं जहां पे वो कह रहे हैं कि भाई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जरूरत वहां पड़ती है जहां ह्यूमन इंटेलिजेंस में दिक्कत आ जाए। तो जरा ये बता दीजिए अब कि वो बेचारे इतनी किताबें पढ़ते हैं, अनपब्लिश्ड हुई किताबें भी पढ़ डालते हैं, वो इतने इंटेलिजेंट है, बजट पर खूब सारी तैयारी कर कर आते हैं, वो हर विषय पर अच्छा ज्ञान रखते हैं लंबा लंबा। अब आप उन लोगों को सुनते नहीं है, बोलने नहीं दिया जाता है, बेचारे कहां अपनी इंटेलिजेंस दिखाएं। जितना इस देश में राहुल गांधी बोल रहे हैं कोई नहीं बोलता। कोई नहीं बोलता। संसद के भीतर ही बोलते हैं, संसद के बाहर ही बोलते हैं, और इतना बोलते हैं कि बेचारे के भारत सरकार के 2 मंत्री मीडिया से बात कर रहे थे तो वहीं पहुंच गए कि नहीं हटो मैं बात करता हूं। भारत से बाहर भी बोलते हैं। जब चुनाव हारते हैं तो कहते हैं लोकतंत्र मर गया। अगर लोकतंत्र मर गया, लोकतंत्र की हत्या हो रही है यहां, तो फिर कर्नाटक में आपकी जो सरकार बनी है, हिमाचल में जो आपकी सरकार बनी है, ये कैसे बन गई? ये कैसे बनी? आप कहते हैं चुनाव आयोग चोर है। पहले आपने कहा राफेल में चोरी हुई, फिर आप कहते हैं चुनाव आयोग चोर है। तो चुनाव आयोग अगर चोर है तो सबसे पहले आपको अपनी लोकसभा की सीट से इस्तीफा देना चाहिए, क्योंकि इसी चुनाव आयोग के द्वारा जारी किए गए सर्टिफिकेट से आप सांसद बने हैं। इसी चुनाव आयोग के द्वारा जारी किए गए सर्टिफिकेट से कर्नाटक की सरकार बनी है। इसी चुनाव आयोग के द्वारा जारी किए गए सर्टिफिकेट से हिमाचल प्रदेश में आपकी सरकार है, और इसी चुनाव आयोग के द्वारा जारी किए गए सर्टिफिकेट से आपके सभी सांसद हैं। तो जब आप जीतते हैं तो लोकतंत्र जिंदा हो जाता है, आप हारते हैं तो लोकतंत्र मर जाता है। तो लोकतंत्र नहीं मरता है, ना लोकतंत्र जिंदा होता है। भारत का लोकतंत्र दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है और भगवान की कृपा से हमेशा रहेगा, हमेशा रहेगा। लेकिन सच बात यह है पिनाज, अगर मरा है तो राहुल गांधी जी की का जमीर मरा है, उसे जिंदा करने की जरूरत है, उसे जिंदा करने की जरूरत है। तो राहुल गांधी जी तो आपकी नजर में अब ऐसा केस है जिसमें बहुत ज्यादा काम हो नहीं सकता। कहते हैं एक मां अपने बच्चों को सबसे करीब से और सबसे ज्यादा जानती है, तो भाई उन्हें तो दिख रहा होगा ना। और आप, मुझे याद है प्रियंका गांधी, उनको कांग्रेस का चेहरा बनाया जाए, ये सबसे पहले इस बात को आगे लाने वाले आप ही थे। आजकल क्या लगता है, अभी भी वो दमखम उनमें बचा है या राहुल जी का राहु काम कर गया? वैसे तो पिनाज इस सवाल का जवाब मैं बस इतना देना चाहूँगा कि अब छोड़ आए हम वो गलियाँ और उस पर बात करना कोई ज़्यादा ठीक नहीं है। लेकिन एक बात ज़रूर कहूँगा कि कांग्रेस पार्टी में प्रियंका गांधी एक सबसे ज़्यादा लोकप्रिय चेहरा हैं। लेकिन जब तक कांग्रेस के नेता राहुल गांधी हैं, तब तक प्रियंका गांधी का कोई भविष्य नहीं है, कोई नहीं। तो अब जब कांग्रेस ने मां सोनिया गांधी ने बेटे को इतनी बार आजमा लिया, इतना मौका दे दिया, अब बेटी का नंबर भी लगा दें? अब ये तो सोनिया जी बता सकती हैं। नहीं, आप इतनी तारीफ कर रहे हैं, वो क्यों नहीं लगा देती हैं? आपको तो परिवार का, हमने कहा ना, इनसाइडर इंफॉर्मेशन आपके पास हमेशा रही, तो वो क्यों नहीं लगा रही? अब उनकी उम्र हो गई कि भाई ठीक है, रिटायर होके बच्चों को कमान सौंप दी है, अब बारी बारी तुम देख लो।
एक बहुत 15-20 साल पहले एक गाना पॉपुलर हुआ था, माँ का लाडला बिगड़ गया। इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कहना चाहता। सोनिया जी चाहती हैं, सोनिया जी का सब कुछ राहुल जी में निहित है। अच्छा, राहुल जी मुस्कुराते हैं तो सोनिया जी मुस्कुराती हैं। होना भी चाहिए। एक माँ अपने बेटे से बेहद प्रेम करती है, निसंदेह। लेकिन सोनिया जी को एक बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, या जिसने भी जब जब राहुल जी के बारे में बताने की कोशिश की, जिसमें कांग्रेस पार्टी के बहुत सीनियर लीडर हैं, कुछ चले गए ऊपर, कुछ अब नहीं हैं और कुछ अभी हैं, जिस जिस बड़े नेता ने सोनिया जी से ये कहा कि राहुल गांधी जी से कांग्रेस पार्टी अब नहीं चल पाएगी, तो वो नेता या तो निकाल दिए गए या वो खुद पार्टी छोड़ के चले गए। ये जो मणिशंकर अय्यर जी का आपने नाम लिया, ये नरेंद्र मोदी जी के सबसे बड़े विरोधियों में माने जाते हैं। लेकिन नरेंद्र मोदी जी का कोई समर्थक राहुल गांधी जी के विरोध की बात करे तो ये कहा जा सकता है कि साहब ये एक मैनिपुलेशन हो रही है। लेकिन नरेंद्र मोदी के सबसे बड़े विरोधी मणिशंकर अय्यर भी कहते हैं कि ये पप्पू हैं। तो इसमें क्या कहा जाए? अब तो दिग्विजय जी भी कहने लग गए हैं, किसी जमाने वो उनकी ट्यूशन क्लास लिया करते थे। और दिग्विजय सिंह जी को भी कोई ऐसा संकल्प जो उन्होंने कभी पहले लिया था, वो उसे पूरा करने में लगे हैं। और मुझे किसी ने बताया था कि दिग्विजय सिंह जी को छेड़ना ठीक नहीं है। अच्छा, जो उन्हें छेड़ता है वो उसे कभी छोड़ते नहीं है। तो एक दौर था जब दिग्विजय सिंह जी कांग्रेस के अध्यक्ष का चुनाव लड़ना चाहते थे, और उन्होंने ये बात अपने मित्रों से भी साझा की थी और मीडिया से भी साझा की थी, मुझसे भी व्यक्तिगत साझा की थी। दिग्विजय सिंह जी ने एक बार कहा कि आचार्य जी, अगर राहुल जी, प्रियंका जी चुनाव नहीं लड़ेंगी कांग्रेस के अध्यक्ष का, तो मैं चुनाव जरूर लड़ूंगा। फिर राहुल गांधी जी ने फैसला किया कि ना मैं लड़ूंगा ना मेरी बहन लड़ेगी। तो दिग्विजय सिंह जी से हम लोगों की बात हुई तो उन्होंने कहा कि अब मैं कांग्रेस के अध्यक्ष का चुनाव लड़ूंगा। लेकिन जब दिग्विजय सिंह जी राहुल जी की यात्रा से दिल्ली आए और नॉमिनेशन फॉर्म खरीदा, तो देश की सारी मीडिया ने यह दिखाया कि दिग्विजय सिंह कांग्रेस अध्यक्ष का चुनाव लड़ेंगे क्योंकि उन्होंने नॉमिनेशन फॉर्म खरीद लिया है। लेकिन लास्ट टाइम पर राहुल गांधी जी के एक दूत आए और उस दूत ने कहा कि राहुल जी की इच्छा है कि आप चुनाव ना लड़ें। तो दिग्विजय सिंह जी को छेड़ने का काम राहुल गांधी जी के उस दूत ने किया। मुझे लगता है दिग्विजय सिंह जी ने उसी दिन संकल्प ले लिया था कि मैं अब इस पार्टी को छेड़ने लायक ही नहीं छोड़ूंगा। और इस शो को मेरा पक्का विश्वास है कि कांग्रेस के सब नेता देखेंगे। अच्छा, सब देखेंगे और सब ये कहेंगे कि भाई आचार्य प्रमोद कृष्णम बात ठीक कह रहे हैं। कमरे के अंदर अगर पूछो तो मुझसे भी कहते थे, जब मैंने उदयपुर चिंतन शिविर हुआ तो उदयपुर चिंतन शिविर में मैंने ये कहा कि भाई अगर राहुल गांधी कांग्रेस का चुनाव नहीं लड़ना चाहते हैं तो कांग्रेस का फेस, कांग्रेस की कमान प्रियंका गांधी को सौंप दी जाए। तो उदयपुर चिंतन शिविर में कांग्रेस के सभी बड़े नेता मौजूद थे। उस समय मल्लिकार्जुन खड़गे अध्यक्ष नहीं बने थे, अध्यक्ष सोनिया गांधी जी थी। तो पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी की बैठक में मैंने ये विषय उठाया। उस बैठक में गुलाम नबी आजाद भी थे, जनार्दन द्विवेदी थे, भूपेश बघेल थे, कमलनाथ जी थे, खुद प्रियंका गांधी थी, खुद सोनिया जी भी थी।
और मल्लिकार्जुन खड़गे भी थे। तो जब ये विषय उठा, मैंने उठा दिया, और जब ये विषय उठा तो रात को सभी नेताओं ने वहां मुझसे कहा कि आपने 16 आने बात सच कही है, आपने वो विषय उठाया जो हमारे दिल दिमाग में चल रहा है। और उन्होंने सबने कहा कि प्रियंका गांधी एक ऐसा चेहरा है कश्मीर से कन्याकुमारी तक जिनको आइडेंटिटी का क्राइसिस नहीं है। उनकी भाव भंगिमाएं, उनकी बातचीत, उनका लोगों से मिलना, उनका कनेक्ट होना, वो लोगों को अपील करता है। आप ठीक कह रहे हैं, प्रियंका गांधी के नेतृत्व में हमको चुनाव लड़ना चाहिए, लेकिन जब वो बाहर आते थे तो मुझसे कतरा जाते थे। मुझसे एक बहुत बड़े नेता ने कहा, अभी वो कांग्रेस पार्टी में है, अच्छा, मेरे बड़े प्रिय हैं, मेरी इच्छा थी कि वो मुख्यमंत्री बने। उन्होंने मुझे फोन करके कहा, नाम नहीं लूंगा, नहीं उनके ऊपर संकट आ जाएगा, तो उन्होंने मुझसे कहा कि महाराज, आपने प्रियंका गांधी का नाम लेकर कांग्रेस से अपनी विदाई सुनिश्चित कर ली है। और वही हुआ। कुछ दिन बाद राम मंदिर का फैसला आया, राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का निमंत्रण आया। राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के निमंत्रण को ठुकराने का फैसला किया गया। मैंने इसका विरोध किया। मैंने कहा कि भाई, राम के दर से न्योता आना बड़े सौभाग्य की बात है, और राम के न्योते को ठुकराना, अरे बेवकूफो, मूर्खो, दुर्भाग्य की बात है। भला राम के दर से न्योता आ रहा है, राम के दर से न्योता आया, ये तो सौभाग्य का विषय है, और राम के न्योते को ठुकराना दुर्भाग्य का विषय है। मैंने कहा नहीं, मैं तो राम मंदिर जाऊंगा। बस जो चंडाल चौकड़ी थी वो बहुत दिन से इंतजार कर रही थी कि कोई ऐसा मौका आए। बहाना राम मंदिर का लिया, लेकिन कांग्रेस से, पार्टी से मुझे निकालने का फैसला उसी दिन हो चुका था जब मैंने प्रियंका गांधी का नाम लिया था। प्रियंका उनकी इतनी स्टार प्रचारक हैं, अपने भाई के साथ कदम से कदम मिला के खड़ी रहती हैं, यहाँ तक कि संसद के भीतर भी भाई को बोलने नहीं दिया गया। तो महिला सांसदों के साथ उन्होंने क्या कुछ किया कि आजकल अभी स्पीकर साहब से भी अदावत मोल ले रखी है, और प्रधानमंत्री की कुर्सी तक पहुंचने का जो घेराव हुआ, यहाँ तक किया। अब भाई इतना निष्ठा दिखा रही हो पार्टी के प्रति, भाई के प्रति, तो फिर दिक्कत किसको है? देखिए, जब पंछी पिंजड़े में होता है तब उसकी स्थिति दूसरी होती है। जैसे वो पिंजड़े से बाहर होता है, परवाज करता है, उसकी स्थिति दूसरी होती है। बेसिकली प्रियंका गांधी के साथ कांग्रेस पार्टी के भीतर बहुत बड़ा षड्यंत्र हुआ। अच्छा, एक बहुत बड़ी साजिश हुई, और वो साजिश निरंतर 10 वर्षों से हो रही है। अब कांग्रेस पार्टी के अंदर प्रियंका गांधी के खिलाफ साजिश मैं तो नहीं कर सकता। कांग्रेस के किसी नेता की हिम्मत और हैसियत नहीं है कि प्रियंका गांधी के रास्ते को रोके। तो प्रियंका गांधी के रास्ते को रोकने की हिम्मत किसकी है? किसकी है? मुझे नाम लेने की जरूरत नहीं है। उसका गांधी होना जरूरी है। आप भी समझते हैं, लेकिन प्रियंका गांधी को दिखाया जाता है कभी कभी, कभी उन्हें आसाम ले जाया जाता है, फिर 6 महीने बाद वो 6 महीने तक गायब हो जाती हैं, फिर उनको केरल में भेजा जाता है, फिर कभी दिखाया जाता है। नहीं, आजकल तो सदन में भी बहुत अच्छे भाषण देती हैं वो। बिल्कुल, शी इज वेरी गुड स्पीकर, नो डाउट। वो अच्छा बोलती हैं, पब्लिक से कनेक्ट करती हैं, ये उनका बहुत बड़ा गुण है, लेकिन यही उनका सबसे बड़ा दुर्गुण है। तो मतलब शाइन करो, आउटशाइन नहीं करना है। प्रियंका गांधी के साथ तो ऐसा हुआ है कि कुछ इस तरह से किया उसने मेरे जख्म का इलाज, कुछ इस तरह से किया उसने मेरे जख्म का इलाज कि मरहम भी लगाया तो कांटे की नोक से। सर, बस एक जनता के सवाल हम ले, उससे पहले एक छोटा सा सवाल मेरा ये है कि अभी मौजूदा जो आपको कांग्रेस की आइडियोलॉजी, जो तरीके दिख रहे हैं, उसमें आपको सोनिया जी की कितनी
भूमिका नजर आती है, या फिर अब वो रिटायर हो गई हैं कि ठीक है मैं बैक सीट पर हूं, मैंने बच्चों को कमान सौंप दी, अब वो चलाएंगे, पार्टी देखेंगे? नहीं 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 नहीं, आप थोड़ा करेक्ट करिएगा। आपने कहा सोनिया जी ऐसा सोचती हैं कि मैंने बच्चों को कमान सौंप दी है। बच्चों को नहीं, बच्चे को, एक बच्चे को। हाँ, बच्चे को। चलिए कुछ सवाल भी हम ले लेते हैं जी। देखिए, मेरा जो सवाल है कांग्रेस से तो है नहीं, क्योंकि वो तो खुद अपने आप में एक सवाल है। लेकिन हाँ, जो हमारी प्रिय आज के दौर में पार्टी है भाजपा, और उसमें हमारे मोदी जी जो बैठे हैं, दरअसल इतने साल हो गए, एक जनसंख्या का मुद्दा जो है वो आज तक उसका समाधान नहीं हो पाया, क्योंकि सारी जो जितनी भी देखें पूरी राड की जड़ वही है। ठीक है, तो आपकी ओपिनियन है। कोई सवाल आज के मुद्दे से जुड़ा हुआ कांग्रेस पार्टी से लेकर? जी सवाल ये है कि जी आएंगे उस सवाल पे। गुरुजी, आपको सर्वप्रथम नमस्कार। देखिए, मैं एक विधि और राजनीति विज्ञान का छात्र हूँ। 1885 में एक दल खड़ा हुआ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। समकालीन 1925 में एक संगठन बना राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। गुरुजी, आप पूर्व में कांग्रेस के मंच पर व अब संघ के और भाजपा के मंच दोनों का अनुभव ले चुके हैं। आपको क्या लगता है राष्ट्रवादी विचारों के लिए कौन ज्यादा सहमत रहेगा? पहला इनका जवाब दे दूं। जी, आपने सवाल किया जनसंख्या। पॉपुलेशन कंट्रोल बिल आना चाहिए, क्योंकि धरती सीमित है। संसाधन, अगर आपने एक सड़क बनाई, वो छोटी पड़ गई, उसको चौड़ा कर दिया, फिर छोटी पड़ गया, उसके ऊपर फ्लाईओवर बन गया। आपने तरह तरह की चीजें की। जब देश आज़ाद हुआ तो देश की आज़ादी के वक्त तो 33-34 करोड़ आबादी थी। आज तो हम 5 गुना बढ़ गए हैं, लेकिन धरती उतनी है। तो यदि हम निरंतर इस तरह बढ़ते रहे तो धरती कम पड़ जाएगी, संसाधन कम पड़ जाएंगे। पॉपुलेशन को नियंत्रित करना ये हमारा दायित्व भी है और हमें करना चाहिए। लेकिन इस देश में, देश की आज़ादी के बाद बहुत सी ऐसी बीमारियां थीं जिनका इलाज होना बड़ा ज़रूरी था। तो मोदी जी के आने के बाद कुछ बीमारियों का इलाज हुआ है, लेकिन कुछ बीमारियां अभी बची हैं जिनका इलाज होना बाकी है। तो मुझे लगता है कि धीरे धीरे सब बीमारियों का इलाज होगा। मुझे पक्का भरोसा है कि बीमारी है, मैं सहमत हूं, और मैं आपके माध्यम से आपके साथ खड़े होकर मैं भारत सरकार से ये गुजारिश करना चाहता हूं, निवेदन करना चाहता हूं, ये विनती करना चाहता हूं कि आप जनसंख्या नियंत्रण बिल जल्दी से जल्दी लाइए। चलिए, जगत गुरु प्रमोद कृष्ण जी, आज आप हमारे साथ चर्चा में शामिल हुए। वक्त की कमी है जी, उनका सवाल, चलिए ठीक है, उनके सवाल का छोटा सा जवाब दे दीजिए, क्योंकि वक्त की कमी है, मुझे इसको क्लोज करना होगा। उनका सवाल था कि मैं कांग्रेस में भी रहा हूं और अब आरएसएस और तमाम दूसरे मंचों पर भी मुझे जाने का मौका मिलता है। तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि ये आज की कांग्रेस वो कांग्रेस नहीं है जिसमें देश के लिए मरने मिटने का जज्बा था। दूसरा, आपने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का जिक्र किया जी। इस बात को देश की तमाम जनता के सामने रखना बड़ा जरूरी है पीनाज। आज मैं अगर कहूं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ एक अच्छा संगठन है तो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन जब मैं कांग्रेस में था, यूपीए 2 की हुकूमत चल रही थी, 2012 की बात है। मैं नागपुर गया, मैं एक पार्टी के कार्य से नागपुर गया। जब मैं नागपुर में रात्रि विश्राम हुआ, बैठक हो गई, भाषण हो गया, तो मुझे लोगों ने पूछा कि आपका कल कितने बजे वापसी का कार्यक्रम है। तो मैंने उनसे कहा कि मैं कल जाना तो मुझे सुबह है, लेकिन मैं अपनी फ्लाइट को आगे बढ़ा लूँगा अगर मुझे डॉक्टर हेडगेवार जी की समाधि पे जाने का मौका मिले। ये बहुत जरूरी बात है। जी जी। जैसे ही ये खबर दिल्ली पहुंची, बड़े बड़े नेताओं के फोन आए कि ये आप क्या कर रहे हैं। तो मैंने कहा
कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ एक राष्ट्र के प्रति समर्पित संगठन है, इसलिए मैं उनकी समाधि पे जाऊंगा और मैं गया। चलिए, और यही वजह है कि आपकी इसी बेबाकी की वजह से एक वक्त आया कि अब कांग्रेस से अपने रास्ते जो है अब वो दूरियां बन गई हैं। जगत गुरु प्रमोद कृष्णम जी, आप आए और तमाम सवालों का बेबाकी से आपने जवाब दिया। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे इस खास शो में फिलहाल के लिए इतना ही। ऑडियंस का भी तहे दिल से माता की थैंक यू।